मेरा नाम रिम्मी है। आज मैं आप लोगों को अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसको सुनकर शायद आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। मैं 18 साल की थी जब मेरे माता पिता को मेरी शादी की फ़िक्र हो गई थी, जबकि अभी तक मैंने पढ़ाई भी पूरी नहीं की हुई थी। अभी तो मैं सिर्फ हाई स्कूल कर रही थी। मैं गाज़ियाबाद में रहती थी। हमारा कोई रिश्तेदार नहीं था, क्योंकि मेरी माँ की शादी गांव में हुई थी। मेरे माता पिता के रिश्तेदार वहीं पर रहते थे। काफ़ी सालों पहले मेरे पिता अपना गांव छोड़कर गाज़ियाबाद आ गए थे, क्योंकि मेरी माँ को गांव में रहने की आदत नहीं थी। मेरी माँ का मायका दिल्ली के आसपास का ही था और उनकी शादी गांव में हो गई थी। इसीलिए मेरी माँ का दिल गांव में नहीं लगता था। मेरे पैदा होते ही उन्होंने गांव छोड़ दिया था। मेरे पिता गाज़ियाबाद में एक फैक्ट्री में मजदूरी किया करते थे। पिताजी की कमाई से बहुत ज़्यादा पैसे तो नहीं आते थे, लेकिन जितने भी आते थे हमारा घर का गुजर अच्छे से हो जाता था। मैं अपने माता पिता की इकलौती औलाद थी। जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी तो मेरी माँ पिताजी से रोज़ कहती कि तुम्हारी फैक्ट्री वाली नौकरी की कमाई से अब घर नहीं चलेगा, तुम कोई और काम देख लो। तो उस पर मेरे पिताजी कहते कि अब इसके अलावा मुझे इस उम्र में कुछ नहीं होता। जब जवान था और शरीर में जान थी, तब तुम्हारे कहने पर गांव की ज़मीन बेचकर गाज़ियाबाद आकर रहने लगा था। अब गांव भी नहीं जा सकता, वहां पर क्या काम करूंगा। इसी बात को लेकर इन दोनों में हर रोज़ लड़ाई झगड़ा होता रहता था। माँ पिताजी से इस तरह से लड़ता हुआ देखकर मेरा दिल पढ़ाई से भी हटा जा रहा था। पिताजी के अलावा घर में और कोई कमाने वाला नहीं था। मेरे पिता बेचारे अकेले ही इतनी मेहनत किया करते थे। मेरा दिल चाहता था कि मैं अपने पिता की मदद कर सकूं, लेकिन जब भी मैं कोई काम करने की कहती तो माँ मुझे साफ इनकार कर देती कि बस अब मुझे तुम्हारी शादी करनी है। मुझे अपने पिता की ही हालातों पर बहुत तरस आता था। मेरा दिल चाहता था कि मैं अपने पिता की मदद कर सकूं, लेकिन माँ के आगे हमेशा ही मजबूर हो जाती थी। हमारे गांव में शादी थी और हमें वहाँ इनविटेशन आया था। हमारे जितने भी रिश्तेदार थे सारे गांव में ही मौजूद थे। शादी मेरे बुआ की बेटे की थी, इसीलिए वहाँ पर जाना भी ज़रूरी था। हम लोगों ने शादी में जाने की तैयारी शुरू कर दी थी। हमने अपनी पैकिंग भी कर ली थी। माँ पिताजी से कहने लगी कि इस बार गांव चलकर हमें अपनी रिम्मी बेटी का रिश्ता तय कर देना है। वहां पर जाकर तुम्हें अपनी बेटी के लिए रिश्ते की बात चलानी है। वहां जाकर कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए तो बात पक्की कर देना। मुझे अपनी माँ की यह बात सुनकर बहुत हैरत हो रही थी। वह खुद सारी जिंदगी गांव छोड़कर शहर में आकर रह रही थी और मेरे लिए वह गांव का रिश्ता ढूंढने जा रही थी। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी, मैं पढ़ना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं अपने पिता की परेशानियों को ख़त्म कर सकूं और कुछ बनकर हमारी ज़िंदगी इसको आराम से बना सकूं। मेरे पिता भी इस बात के लिए राज़ी हो गए थे। मैं शर्म की वजह से पिताजी के सामने कुछ नहीं बोल पाई थी, लेकिन पिताजी के जाते ही मैंने माँ को साफ साफ कह दिया कि मैं मर जाऊंगी लेकिन गांव में शादी नहीं करूंगी और तुम गांव में जाकर मेरे लिए बिल्कुल भी कोई बात मत करना। ऐसा ना हो कि बाद में आपको बेइज्जती का सामना करना पड़े। मैं यहाँ शहर में रहकर पढ़ लिख कर नौकरी करना चाहती हूँ और अपने पिता का सहारा बनना चाहती हूँ। मुझे अभी शादी की कोई जल्दी नहीं है। 2 दिन बाद जब हम गांव चलेंगे तो वहाँ जाने के बाद जब शादी निपट गई तो मेरे पिता ने अपने पड़ोस में रहने वाले ही पिताजी के दोस्त के बेटे के साथ में ही मेरा रिश्ता तय कर दिया और वहाँ सब लोगों को यह खबर दे दी कि उन्होंने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया है। मैं लड़के को देखा तक नहीं था। शादी वाले घर में मौजूद औरतें बार बार मुझे देख रही थी। यह सब मुझे बहुत अजीब लग रहा था और बहुत बुरा भी लग रहा था। फिर एक औरत कहने लगी कि यह मनीष की होने वाली पत्नी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं अकेले में अपनी माँ से बात की तो उन्होंने भी कहा कि तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया है, अब ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अपनी माँ की बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था
और मैं कमरे में जाकर खूब रोई थी कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है, लेकिन मेरे माता पिता ने ज़बरदस्ती मेरी शादी करवाना चाह रहे हैं। किसी ने मेरी एक न सुनी। गांव में मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लगता था। मैं जितने भी दिन यहाँ पर थी उदास ही थी। अपने पिता के सामने बोलने की तो मेरी हिम्मत नहीं थी, इसीलिए ना चाहते हुए भी इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना पड़ा था। लेकिन वह लड़का कौन है, कैसा है, यह जानना इतना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरे पिता घर वाले ज़बरदस्ती मेरी शादी यहाँ करवा रहे थे। मेरी बुआ के बेटे की शादी खत्म हो गई तो हम वापस अपने गांव आ गए थे। मेरी शादी के इंतजाम के बारे में माँ कहती रहती थी। यह बातें सुनकर मेरे पिता परेशान हो जाते थे और उनके चेहरे पर परेशानियों से भरे एक्सप्रेशन देखकर मेरा दिल बहुत दुखता था। मेरे पिता गरीब थे और मेहनत मजदूरी करके घर का खर्चा चलाते थे, लेकिन फिर भी न जाने क्यों उन दोनों को मेरी शादी की इतनी जल्दी हो रही थी। मेरे पिता की कमाई से कुछ भी नहीं जुड़ पा रहा था, तो इसीलिए वह दिन ब दिन और ज़्यादा परेशान रहने लगे थे। जब एक दिन मेरे पिता ने माँ को बताया कि उनके कुछ दोस्त विदेश पैसे कमाने के लिए जा रहे हैं और वहाँ जाकर मैं तुम लोगों को पैसे भेजता रहूँगा, तुम मेरी बेटी का दहेज जोड़ लेना। मैं जब पिताजी की यह बात सुनी तो मैं फ़ौरन ही उनको विदेश जाने के लिए मना कर दिया कि पिताजी, इस उम्र में किसी की भी खातिर बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो लोग मुझे एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो ऐसे ही करें। अगर दहेज लेकर शादी करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों के घर में ही ठीक हूँ, मुझे नहीं जाना शादी करके। यह सुनकर माँ को गुस्सा आ गया और वह मुझसे कहने लगी, तू कौन होती है बड़ों के बीच में बोलने वाली। पिताजी ने माँ को चुप कराया और मेरे करीब आकर मेरे सर पर हाथ रखा मुझे समझाने लगे कि बेटी की शादी करना तो हर माता पिता का फर्ज होता है, इसीलिए माता पिता अपनी बेटी को ज़रूरत का सामान दहेज के रूप में देते हैं। तुम डरो मत और मेरी फिक्र मत करो, मैं 1-2 साल में वापस आ जाऊंगा। मेरे पिता ने मुझे चुप होने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन मेरी माँ को पिताजी के विदेश जाने की बहुत खुशी थी कि पिताजी वहाँ से बहुत सारे पैसे भेजने वाले थे। कुछ दिनों बाद ही मेरे पिताजी के विदेश जाने की तैयारी पूरी हो गई थी। गांव से भी कुछ लोग आए थे जो पिताजी के साथ विदेश जा रहे थे। सब लोग मिलकर विदेश के लिए रवाना हो गए थे। पिताजी को इतने सालों के लिए जाता हुआ देखकर मेरी आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे। मैं अपने पिताजी से बहुत प्यार किया करती थी। कहते हैं ना कि बेटियां तो पिता की लाडली होती हैं, कुछ ऐसा ही है मेरे साथ भी था। मैं अपने पिताजी की लाडली थी और इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार मैं अपने पिता से करती थी और वह भी मुझसे प्यार किया करते थे। लेकिन माँ को तो बस जल्दी थी कि पिताजी को हम किसी तरह से भी परेशान ना करें ताकि वह बेफिक्र होकर यहाँ से जाए और उनकी जाते ही हमारे अच्छे दिन शुरू हो जाए। आखिरकार मेरी माँ की तमन्ना पूरी हो गई थी। पिताजी हम लोगों से दूर चले गए थे। पिताजी के जाते के बाद मेरी तो जैसे दुनिया ही वीरान हो गई थी। घर की रौनक चली गई थी, मेरे पिता से थी। मैं बहुत उदास रहने लगी थी। पिताजी के जाते ही माँ ने मेरा कॉलेज जाना भी छुड़वा दिया था और कहती कि अब बस बहुत हो गई पढ़ाई, अब मैं तुम्हारी शादी की तैयारी करना चाहती हूँ। मैं माँ से कहती थी कि माँ, जब तक पिताजी नहीं आ जाते तब तक मुझे तो पढ़ने दो। माँ ने कहा कि तेरे बाप के आने तक कौन रखेगा, वह जैसे ही पैसे भेजेंगे मैं तेरी शादी का डेट फिक्स कर दूँगी। 2-3 साल तक तो मैं तेरा खर्चा नहीं उठा सकती और ना ही मैं तुझे पढ़ा सकती हूँ। मैं माँ से लड़ने लगती थी कि क्या मतलब है मेरा खर्चा नहीं उठा सकती। पिताजी के आने तक तो मैं इस घर से कहीं भी नहीं जाऊंगी। यह मेरे पिता का घर है और किसी के बाप की इतनी हिम्मत नहीं जो मुझे यहाँ से निकाल सके। यह बात सुनकर मेरी माँ को मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उन्होंने मुझे इतना मारा कि 2 दिन तक मेरा शरीर दर्द करता रहा था। पिताजी के घर से निकलते ही मेरे माँ के पर निकल गए थे। उन्होंने मेरी पढ़ाई भी छुड़वा दी थी और सारे घर का काम मेरे सर पर डाल दिया था। खुद बस मोहल्ले के घरों में
चक्कर काटती रहती थी, तो कभी इस घर के तो कभी उस घर के। बस तैयार होकर घर से निकल जाती थी। दोपहर को आकर खाना खा लेती और उसके बाद थोड़ा आराम करने के बाद फिर शाम के टाइम पर पड़ोस के घरों में जाकर बैठ जाया करती थी और मैं सारा दिन घर में अकेलेपन का शिकार होती रहती थी। माँ को घूमने फिरने से ही फुर्सत नहीं थी। घर से लेकर बाहर तक के सारे काम अब मैं करने लगी थी। घर में खाना बनाना और घर से जब खाना बनाने का लिए राशन खत्म हो जाता था तो उसकी जिम्मेदारी भी मुझ पर थी। एक दिन मैं घर का सामान लेने के लिए बाजार जा रही थी। एक लड़के की दुकान पर हमारी गली में थी, ये नुक्कड़ पर ही थी। उस दुकान पर लड़का बैठा हुआ था। वह लड़का नज़र भर कर मुझे देख रहा था। जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी मैंने देखा कि वह मुझे घूर रहा था। उसके बाद जब मैं मार्केट से वापस आई तो तब भी वह मुझे ही देख रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने उससे अपनी नज़र चुराई और अपना सामान लेकर घर वापस लौट आई थी। वह घर तक मुझ पर नज़र रखे हुआ था। मैं फ़ौरन ही अंदर जाकर गेट बंद कर लिया। जब भी मैं घर से निकलती थी वह मुझे अजीब अजीब नज़रों से देख रहा होता था। उसके बारे में मैं अपनी माँ से कुछ भी नहीं कह सकती थी। माँ तो यह बात सुनते ही मेरा जीना दुश्वार कर देंगी। तंग आकर मैं घर से बाहर निकलना तक छोड़ दिया था। वह लड़का जब भी मैं घर से बाहर निकलती तो वह अपनी दुकान पर बैठा हुआ मुझे गौर से देखता था। अब तो आने जाने वाले लोगों को भी शक होने लगा था। एक दिन मैं घर की छत पर खड़ी हुई थी तो उसने मुझे इशारा करते हुए एक कागज़ पर कुछ लिखकर मेरी तरफ फेंक दिया था। मैं बहुत घबरा गई। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने उस कागज़ को उठाकर देखा तो उसने उस कागज़ के थ्रू मुझे प्रपोज किया था। उसमें लिखा हुआ था कि मैं बुरा लड़का नहीं हूँ, बस तुम इतनी पसंद आ गई हो कि दिल के हाथों मजबूर होकर यह कदम उठाया है। एक बात करने का मौका दे दो, अगर फिर तुम जो कहोगी मैं वह करूँगा। मैं तुम्हारी खातिर कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैंने सोचा इससे जान छुड़ाने का कोई और अच्छा तरीका नहीं है। मैंने सोचा उसे बता दूं कि मेरी इंगेजमेंट हो चुकी है तो उसका दिल खुद ही टूट जाएगा और वह मायूस होकर यहाँ से चला जाएगा और मेरा पीछा भी छोड़ देगा। मैंने एक दिन माँ के घर से निकलते ही मौका पाकर उसे इशारे कर कर घर के अंदर बुला लिया और उसके अंदर आते ही मैंने झट से दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। वह तो बुरी तरह से काँप रहा था। मैं लड़की थी लेकिन मुझसे ज़्यादा उसे डर लग रहा था। मैंने उसे रिलैक्स होने के लिए कहा और कहा कि बताओ तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो। तो उसने कहा कि जिस दिन से मुझे देखा है दिल के हाथों मजबूर रह गया है। ना दिन को सुकून मिलता है, ना रात रात भर इसी इंतजार में गुजार देता है कि कब दिन निकलेगा वह मेरा दीदार कर सके। उसने कहा कि रिम्मी मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हारा नाम और तुम्हारे बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं कोई धोखेबाज और झूठा इंसान नहीं हूँ, लेकिन मोहब्बत तो मोहब्बत है और जिससे हो जाती है बस हो जाती है, इंसान के हाथों मजबूर हो जाता है। मैंने उससे कहा कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो लेकिन शायद यह नहीं जानते कि मेरा रिश्ता लगा हुआ है। मेरी शादी मेरे पिता के दोस्त के बेटे के साथ हो रही है और मैं यहाँ से शादी होने के बाद गांव चली जाऊंगी। मेरी ससुराल गांव में ही है। मैं अपने माता पिता की इज्जत का बहुत ख्याल करती हूँ। तुम्हें किसी के सहारे पर नहीं रखना चाहती और मैं तुमसे किसी तरह का झूठ बोलूँ और कुछ दिन के लिए तुमसे रिलेशनशिप बनाकर मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती। यह सब सुनकर वह थोड़ा उदास हो गया था, लेकिन मेरा सच बोलने से वह बहुत ज़्यादा खुश था। उसने बताया कि यह नुक्कड़ वाली दुकान उसके पिता की है। कभी कभी उस दुकान पर वह बैठ जाता है और वही उसका घर भी है। उसने बताया कि मेरे परिवार में सिर्फ मेरे पिता हैं। हम दोनों इसी दुकान से अपना गुजारा बसर करते हैं, लेकिन हम दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। मेरी शादी हो जाएगी तो शायद घर में कोई औरत आ जाएगी। माँ का काफ़ी सालों पहले ही गुजर चुकी हैं और मेरी बहन की शादी 2 साल पहले हो गई है। उसने कहा कि ज़िंदगी में अगर कभी भी कोई काम या कोई ज़रूरत हो तो तुम मुझे ज़रूर याद करना।
भले ही तुम मेरी किस्मत में नहीं हो, लेकिन मेरे दिल में हमेशा रहोगी। मैंने उसकी फीलिंग्स की कदर की और वह बेचारा थोड़ी देर बाद मेरे घर से खुद ही चला गया था। हम दोनों के बीच बहुत रिस्पेक्ट के साथ बात हुई थी। वह मुझे आम लड़कों से बिल्कुल भी अलग लगा था। मैं जब उसे गली में खड़ा हुआ देखती थी तो समझती थी कि वह कोई आवारा या फिर लोफर टाइप का लड़का होगा जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन उसके साथ बात करके मुझे एहसास हुआ था कि सच में मुझे कोई इतनी मोहब्बत भी कर सकता है। यह सब सोचकर भी मेरी आंखें भर आई थी। और जब जाते टाइम वह मुझे गुड बाय बोलकर गया तो मैं उसकी आंखों में भी आंसू देखे थे। मुझे वह सच्चे दिल से चाहने वाला इंसान लगा था और इतने अच्छे इंसान को गुमने का मुझे बहुत दुख हुआ था। इसके बाद भी जब मैं घर से किसी काम के लिए निकलती थी तो वह मुझे अपनी दुकान में बैठा हुआ दिख जाता था। उसकी दुकान से आगे ही निकलते ही मुझे भी अपनी आंखों पर काबू करना नहीं आता था कि मैं किसी न किसी बहाने निगाह उठाकर देख लेती थी। जब मैं उसे देखती थी तो वह मेरे दिल की गहराइयों तक उतर जाता था। वह बहुत ही अच्छा लड़का था और शरीफ था। उस दिन के बाद उसने कभी भी मुझे तंग नहीं किया था और ना ही कभी उस दिन के बाद मुझसे दोबारा बात करने की कोशिश की थी। बस कभी कभी हम दोनों की नज़रें ही एक दूसरे से नज़रों से मिल जाया करती थी। जाने अनजाने में मुझे पता नहीं चला कि कब मैं भी उसको पसंद करने लगी थी और मेरे दिल में भी उसके लिए मोहब्बत जागने लगी थी। लेकिन पिता की इज्जत के खातिर मैंने अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल किया। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने पिता की इज्जत की परवाह थी। मेरे पिता दूसरे देश में मेरे लिए मेहनत कर रहे थे। मैं उनकी इज्जत पर कैसे अन आने दे सकती थी। इसीलिए मैंने अपने दिल को संभाल लिया था कि वह मुझे कितना भी चाहता हो और अच्छा लगता हो, लेकिन मेरी किस्मत मेरे पिता के फैसले की मोहताज है। फिर कभी मेरी ना उससे बात हुई ना ज़्यादा जान पहचान बढ़ाई। बस आंखों ही आंखों में आंखों की ज़रूरत पूरी हो रही थी। इसी तरह से अगले 4 महीने तक ऐसा ही चल रहा था। 4 महीने बाद पिताजी ने विदेश से काफ़ी सारा सामान और मेरे दहेज के लिए काफ़ी सारे पैसे भेज दिए थे। मेरी माँ ने अकेले ही मेरी शादी करने का फैसला कर लिया था और मेरी ससुराल में कह दिया था कि वह कुछ लोगों को लेकर हमारे घर बारात लेकर आ जाए। मैंने अपनी माँ को यह शादी करने के लिए बहुत रोका कि पिताजी के आने से पहले मुझ पर यह जुल्म मत करो। मुझे अपने माता पिता के आशीर्वाद के साथ विदा होना है। लेकिन मेरी माँ ने मेरी एक न सुनी। कुछ दिन बाद गांव से कुछ लोग आकर शादी की डेट फिक्स करके चले गए। मैं अभी तक लड़के की फ़ोटो देखी थी और उसकी बात को मान लिया था कि शादी की तैयारी बढ़ती गई। धीरे धीरे मेरा दम घुटने लगा था। कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो मेरी साइड ले सकता था, मुझे तसल्ली देता था। मेरी माँ तो बस हर टाइम शॉपिंग करने में लगी रहती थी। वह पिताजी की कमाई को दोनों हाथों से लुटाने में लगी हुई थी। कुछ कपड़े मेरी शादी के लिए बनाती तो अपने लिए भी डबल कपड़े लेकर आ जाती थी। माँ ने पड़ोस की शादी की इनविटेशन भी देना शुरू कर दिया था और उन औरतों को अपने साथ शॉपिंग पर ले जाती थी। मेरी माँ ने मेरी कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं की थी। मुझे क्या पसंद है, मैं ससुराल क्या लेकर जाना चाहती हूँ, कुछ भी नहीं। बस वह सारे काम अपनी मर्जी से ही कर रही थी। वह बहाने से शॉपिंग निकल जाती थी और अपने दोस्तों के साथ होटल में खाना खाकर आई थी। पिताजी का पैसा माँ को बहुत अच्छा लग रहा था। माँ जब अपने दोस्तों पर पैसे खर्च किया करती थी तो कहती थी कि मैं उनकी पत्नी हूँ, सबसे पहले उनकी कमाई पर मेरा हक बनता है। मेरी माँ ने अपने आप को बुरी तरह से बिगाड़ रखा था। उन्हें घर की कोई, अपनी जवान बेटी की कोई चिंता ही नहीं थी। वह पिताजी की कमाई को अपने पास संभाल कर नहीं रख रही थी, बल्कि बेवजह की चीज़ों में उड़ा दिया करती थी। नए नए कपड़े बनाना, सहेलियों के साथ बाहर घूमने जाना, होटल में खाना खाना, यह सारे शौक उन्होंने बना लिए थे। माँ को मोहल्ले की औरतों से अपनी तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता था। माँ मुझे भी इसीलिए जल्द से जल्द शादी करके यहाँ से भेज देना चाहती थी ताकि वह बेफिक्र होकर आराम से अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सके। मुझे लगता था थोड़े से कपड़े और
थोड़ा सा सामान मेरे दहेज के लिए इकट्ठा कर लिया था। बस वह अपनी जिम्मेदारी से आज़ाद होकर बैठ गई थी। ना बेटी को घर का काम सिखाने की उन्हें नसीहत देती थी, ना रहन सहन के तरीके सिखाती थी। हमेशा घूमने फिरने और मेकअप करने में ही लगी रहती थी। पिताजी के जाने के बाद माँ ने अपने आप को और भी ज़्यादा जवान बना लिया था। मेरी शादी के डेट फिक्स हो चुकी थी और धीरे धीरे मेरी शादी के दिन करीब आ रहे थे और मैं हर रोज़ चूल्हे पर जल रही थी। मेरी माँ ने मेरे सारे सपनों का चकनाचूर कर दिया था। मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी, लेकिन शादी होने के बाद मेरे सारे शौक खत्म होने वाले थे। मेरी माँ को ना मेरे आराम का और कुछ ख्याल था, ना ही मेरी शादी की कोई ज़्यादा फिक्र थी। माँ कहती थी कि गांव के ज़्यादा लोग मेकअप वगैरह नहीं जानते, इसीलिए तुम जैसी हो वैसी ही ठीक है, तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तू तो खूबसूरत है, तेरे पति ने तुझे ऐसे ही पसंद कर लिया है। यह सब सुनकर मेरा दिल टूट जाता था। जब उनको किसी बात का पता ही नहीं तो मेरा रिश्ता गांव में क्यों किया था। कभी कभी तो मेरा दिल चाहता था कि मैं रितेश के साथ भाग जाऊं। रितेश जो मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन पिताजी का ख्याल हर टाइम मुझे रोक लेता था। शादी से पहले मैं आखिरी बार रितेश से मिलकर उसके साथ बातें करके अपने दिल का सारा बोझ उतारना चाहती थी, क्योंकि मुझे लगता कि दुनिया में वही एक ऐसा इंसान है जिसे मेरी परवाह है, जिसके लिए मैं हर चीज़ से बढ़कर सिर्फ मैं हूँ। एक दिन माँ के घर जाने के बाद मैं भी घर में लॉक लगाकर चुपचाप रितेश की दुकान पर चली गई और मैं उस दुकान पर चढ़ गई थी। मुझे देखकर वह फौरन उठ खड़ा हुआ था। वह मुझे देखकर बहुत खुश हुआ था। उसके चेहरे की खुशी साफ बता रही थी कि वह मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। फिर मैंने लेटर उसे दिया। लिखा हुआ था कि कल दोपहर 3 बजे मुझे मिलने आ जाना। मैं तुमसे दूर अकेले में कुछ बातें करना चाहती हूँ। वह लेटर लेकर उसने बिना देखे ही अपनी जेब में डाल लिया था और मैं वापस अपने घर चली आई। मैं अकेली थी, इसीलिए दिल के सारे बोझ उतारना चाहती थी। अगले दिन जब मैं चली गई तो उसके साथ ही मैं घर के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया था, ताकि उन्हें लगे कि मैं अंदर ही हूँ। जैसे ही 3 बजे रितेश अपनी बाइक के साथ गली में मौजूद था। मेरी नज़र उस पर पड़ी थी तो मैं मुस्कुरा दी। सामने वह भी मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। माँ तो घर से जा चुकी थी, अब मेरे पास अच्छा बहाना था। मैंने रितेश को इशारा करके रुकने के लिए कहा और अपने फेस को दुपट्टे से अच्छी तरह से ढक लिया था, ताकि मुझे कोई पहचान ना सके। वैसे भी माँ को तो अब शाम के टाइम में ही वापस आना था। मुझे डर था कि कहीं कोई मुझे उसके साथ पहचान न ले, इसीलिए मुझे अपना चेहरा छुपाना ज़रूरी था। मैं थोड़ी दूर पैदल चलने के बाद उसके साथ बाइक पर बैठ गई। ज़िंदगी में पहली बार मैं किसी अनजान लड़के के साथ बाइक पर बैठी थी। उसने बाइक स्टार्ट करते टाइम मुझे संभाल कर बैठने को कहा और मैंने अपना एक हाथ उसके कंधे पर रख लिया था। वह बहुत खुश हो गया था। थोड़ी देर के बाद उसने बाइक एक रेस्टोरेंट के सामने रोक दी। उसके बाद हम दोनों रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। वहाँ पर काफ़ी सारे लोग बैठे हुए थे, लेकिन कोई भी हमें नहीं जानता था। हम दोनों एक कोने की तरफ जाकर चेयर पर बैठ गए और रितेश ने 2 कोल्ड ड्रिंक को ऑर्डर कर दी। काफ़ी देर तक हम दोनों खामोशी से ही बैठे रहे। हम दोनों में कोई रिश्ता ना था, ना ही किसी तरह के रिश्ते की कोई उम्मीद थी, लेकिन फिर भी हम दोनों साथ निकल आए थे, क्योंकि कुछ भी ना था लेकिन दोनों के दिलों में मोहब्बत थी। फिर वेटर ने भी इतनी देर तक कोल्ड ड्रिंक लेकर आ गया था। रितेश ने मुझसे कहा कि अगर तुम कुछ और खाना चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर कर देता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं कुछ नहीं खाना चाहती। हम दोनों की बात इसी तरह से शुरू हुई थी। मैंने कहा रितेश, शायद यह इस तरह से आज हमारी पहली और आखिरी मुलाकात होगी और फिर 4 दिन बाद मैं हमेशा के लिए किसी और की बन जाऊंगी। लेकिन इससे पहले मैं अपने दिल का बोझ उतारना चाहती थी और तुम्हें सच्चाई बताना चाहती थी। तुम्हारी मोहब्बत एक तरफ नहीं है रितेश, तुम्हारी मोहब्बत में इतनी ताकत थी कि मैं भी तुमसे मोहब्बत करने पर मजबूर हो गई हूँ। लेकिन किस्मत ऐसी है कि मेरी ज़िंदगी में मेरा रिश्ता
हो जाने के बाद आए हो। अगर तुम पहले आ जाते तो मैं सारी दुनिया से लड़कर भी तुम्हारे अलावा किसी और से नहीं रिश्ता जोड़ती, लेकिन अब मैं क्या करूं? मेरे पिता मेरी शादी के खातिर दूसरे देश में दिन रात मजदूरी कर रहे हैं। अब मैं कैसे उनकी यह सारी मेहनत बर्बाद करके जाऊं? उसे मुझसे मिलकर इतनी खुशी हुई थी और मैंने उसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। उसे इतना ज़्यादा ही दुख भी हुआ था कि वह मुझे हासिल नहीं कर सकता था। फिर भी वह बेचारा अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभालते हुए कहा था और मुझे तसल्ली दे रहा था कि दुनिया में हर कोई अपनी मोहब्बत को हासिल नहीं कर सकता, बस हम दोनों के लिए इतना ही काफ़ी होना चाहिए कि अपने मोहब्बत कर ली। यह बात सुनकर मैं टूट कर रोने लगी थी। वह मुझे चुप करने के लिए हजार कोशिश कर रहा था और फिर खुद को भी रो पड़ा था। उस दिन हमने ज़िंदगी में बहुत सारी बातें एक दूसरे के साथ शेयर की थी और इस वादे पर एक दूसरे से अलग हुए थे कि ज़िंदगी में अगर कभी भी हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ी तो कहने से भी नहीं घबराएंगे। और उसने मुझसे कहा कि जितना भी वक्त गुजर जाए हमेशा तुम्हारी ज़रूरत मेरी पहली जिम्मेदारी होगी। कुछ दुख, कुछ हंसी, कुछ मजाक की बातें करते हम दोनों वह दिन बहुत अच्छे तरीके से गुजार रखा था। वहीं रेस्टोरेंट में बैठकर हम दोनों ने खाना भी खाया था और फिर वह मुझे घर छोड़ने आया था। मेरा बहुत मन कर रहा था कि एक बार वह फिर घर के अंदर आ जाए, लेकिन इस बार वह नहीं माना था और मुझे छोड़ते ही चला गया था। मैं बस आज के दिन की खूबसूरत यादें दिल में लेकर वापस आ गई थी और शादी की तैयारी पूरी हो चुकी थी। देखते ही देखते शादी का दिन भी आ गया था। मेरी बारात आ गई, मेरी शादी हो गई। मैं पहली बार अपने होने वाले पति को अपनी शादी वाले दिन देखा था, जो अब मेरा पति बन गया था। वह कोई ज़्यादा अच्छा नहीं था, बस नॉर्मल सी शक्ल वाला गांव में रहने वाला ही लग रहा था, लेकिन अपने माँ बाप की पसंद के आगे मैं हार मान ली थी। अब तो मेरी शादी हो चुकी थी, मैं किसी से क्या कह सकती थी। जिस तरह से मेरे लिए यह सब नया नया था, इसी तरह से वह भी कोई खास मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा था। बस दोनों के ही माता पिता का फैसला था जो हम दोनों को मानना पड़ा था। मैं विदा होकर अपने माता पिता का घर छोड़कर चली गई। माँ तो अभी अपने कामों में ही बिजी थी, उन्हें मेरी जाने की कोई खास दुख नहीं हुआ था। पिताजी से मैंने वीडियो कॉल पर बात कर ली थी, वह भी वहाँ पर बहुत रो रहे थे। मैं दूल्हे के साथ गाड़ी में बैठ गई और सारे रास्ते रोती ही रही। उसने मुझे एक शब्द भी नहीं बोला था। मेरी सास मुझे बार बार चुप कराई जा रही थी। गांव पहुंचकर मैंने अपने पिता के फैसले का मान रखते हुए पत्नी होने के सारे हक निभाए थे और घर के ससुराल के लोगों के साथ अच्छे अच्छे तरीके से बर्ताव किया था। मुझे ऐसी ज़िंदगी की आदत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी खुद को ससुराल वालों के आदत में डालने की कोशिश कर रही थी। मेरे पति को मुझ में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। मैं भी उसी तरह से खुश थी कि बस वह मुझे इज्जत देता, लेकिन कुछ दिन बाद ही उसकी हकीकत खुलकर मेरे सामने आ गई थी। वह रात को काफ़ी टाइम तक लड़कियों के साथ बातें करता रहता था। वह मुझे हक जताने नहीं देता था। उसकी इस गलत काम के चलते उसे मेरी कोई परवाह नहीं थी। बस घर वालों ने ही मुझे घर का हिस्सा बना लिया था। मैं अपने पति की शिकायत सास से करती तो वह मुझ यह कहकर तसल्ली देती कि आजकल लड़के हर तरह से यही हाल है, बस तुम इज्जत के साथ इस घर में बनी रहो। वह सारी लड़कियां तो टाइम पास के लिए हैं, असली घर की मालकिन तो तुम ही रहोगी। नई नई शादी है, पुरानी आदत धीरे धीरे ही जाएगी। मतलब उसके माता पिता को भी उसकी आदत का पता था। मेरी शादी 4 महीने हो चुके थे और मैं 4 महीने बाद प्रेग्नेंट हो गई थी। सास तो मुझे बहुत प्यार करती थी और जब उन्हें पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तब से वह मेरी हर नखरे उठाना शुरू कर दिए थे। जब भी यह बात मेरी माँ को पता चला तो वह भी मुझसे मिलने के लिए मिठाई लेकर मुझे बधाइयाँ देने के लिए आई थी और जाते जाते कह गई थी कि डिलीवरी के लिए अगर यह लोग तुमसे मायके आने के लिए कहे तो तुम खुद ही मना कर देना। कह देना कि वहाँ पर मेरी माँ अकेली है, यहाँ पर तो तुम्हारा पूरा ससुराल भरा हुआ है, हर कोई जिम्मेदारी उठाने वाला है।
वहाँ कौन है जो तुम्हें संभालेगा। मैं अपनी माँ के इस बात को अच्छी तरह से समझ गई थी। उनका मतलब था कि वह मुझे मायके आने से रोक रही थी। मैं जो शादी के बाद सब्र का घूंट पी रही थी, यह भी चुपचाप बर्दाश्त कर गई। प्रेगनेंसी के दिनों मेरे पति ने मुझ पर थोड़ा बहुत ध्यान देना शुरू कर दिया था। वह भी मेरा ख्याल रख रहा था। अब मेरे सामने फ़ोन भी नहीं करता था ताकि मुझे दुख ना पहुँचे। उसकी इसी बात से मैं खुश हो गई थी। महीने गुजरने लगे तो सास बहुत सारी तैयारियां करने लगी थी। फिर मेरी सास ने वही बात कही थी जिसका मुझे डर था। मेरी सास ने कहा कि डिलीवरी के लिए तुम्हें शहर लेकर चलेंगे, तो तुम्हें अपनी माँ की कही हुई बात याद आ गई। मैं अपनी सास को रोक लिया और उनसे कहा कि गांव में बाकी औरतों की तरह मैं भी घर में ही डिलीवरी कराना चाहती हूँ। मेरी सास को मेरी इस बात पर बहुत हैरत हुई थी कि मेरी पहली बार डिलीवरी हो रही है, इसलिए उन्होंने मुझे अस्पताल जाने के लिए कहा था। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हें डर तो नहीं लगता। मैं बस नहीं कहकर बात को ख़त्म कर दिया था। गांव में दाएं ही मेरे बच्चा पैदा हो गए थे। मैंने एक प्यारे से लड़के को जन्म दिया था। बच्चे को जन्म देने के कुछ दिन बाद ही मैंने नोटिस किया कि मेरा पति दोबारा फ़ोन पर बातें करता है जैसे पहले किया करता था। वह रोज़ रोज़ किसी न किसी से फ़ोन पर बातें करता रहता था। जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो मेरी माँ कुछ दिन के लिए मेरे पास रहने के लिए आ गई थी। मैंने अपनी माँ को जब अपने पति के बारे में बताया तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारा पति बहुत अच्छा इंसान है, तुम उस पर शक मत किया करो और कभी भी इस शक की वजह से लड़कर मेरे घर मत आ जाना। मैं तुम्हारी कोई शिकायत नहीं सुनना चाहती। अपना घर बसाओ और अपने परिवार में सुखी रहो। कुछ दिन रहने के बाद माँ यह कहकर चली गई कि मुझे गांव में रहने की आदत नहीं है। जब मेरा बेटा 6 महीने का हो गया था तो मेरी सास ने मुझे दवाइयाँ खिलाने शुरू कर दिए थे। मैं जल्दी प्रेग्नेंट ना हो पाऊँ, लेकिन कुछ महीनों बाद ही मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई। बहुत मुश्किल वक्त गुजर रहा था कि फिर अचानक एक पहाड़ मुझ पर टूट पड़ा जब पता चला कि मेरे पिता की विदेश में ही मौत हो चुकी है। यह दुख मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर था। मुझे लगा इस टाइम पर मेरी माँ को मेरी ज़रूरत होगी। जब मैं अपने घर पहुँची तो माँ की हालत तो बिल्कुल ठीक थी। अगले दिन विदेश से मेरे पिता की डेड बॉडी आ गई थी। तब मैंने अपनी माँ को रोते हुए देखा था। मुझे भी कोई होश नहीं था। मेरे बेटे को मेरी सास ने ही संभाला हुआ था। 1-2 दिन के लिए वह भी हमारे घर पर ही रुक गई थी। चौथे दिन मेरी सास घर वापस चली गई और मैं माँ के घर रुक गई थी। 9 महीने के बच्चे के साथ 3 महीने की प्रेगनेंसी बड़ा मुश्किल टाइम गुजर रहा था। पिताजी के मौत को 2 महीने हो गए थे। मेरा पति मुझे लेने नहीं आया था। मैं खुद उससे ले जाने के लिए कहती तो वह मुझे मना कर दिया करता था। कहता था कि बच्चे की डिलीवरी तक अपने मायके में ही रह लो। लेकिन इधर मेरी माँ ने मेरा जीना दुश्वार कर रखा था कि अब हमारे यहाँ कोई कमाने वाला नहीं है, अब जल्दी से वापस अपने घर चली जाओ। जैसे तैसे बर्दाश्त करके उन्होंने 9 महीने घर पर पूरे करवा दिए थे। डिलीवरी का टाइम आया तो दूसरी बेटी पैदा हुई थी। ससुराल में से कोई भी मेरी बेटी को देखने तक नहीं आया था। मैं 2-2 बच्चों को एक साथ अपना दूध पिलाती थी। इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। मेरे बेटे के लिए कोई दुख तक लेकर देने वाला नहीं था और अपने पति से कहती तो वह कहता कि अभी वापस मत आना, कुछ दिन बाद आकर मैं खुद ले जाऊंगा। वो मुझे टालता जा रहा था, लेकिन मैं खुद ही अपने दोनों बच्चों को लेकर गांव चली गई। वहां जाकर देखा तो यह देखकर मैं हैरान रह गई थी कि मेरे पति ने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली थी और मेरे साथ में तलाक के पेपर थमाकर कह दिया था कि इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर वापस शहर आ गई थी। अब मेरे पास कोई चारा नहीं बचा था। तलाकशुदा होकर मैं दोबारा अपनी माँ के पास वापस आ गई थी। मेरी माँ ने इधर खूब हंगामा कर दिया कि तेरी ही गलती होगी, तभी तो तेरे पति ने दूसरी शादी कर ली थी और तुझे अपने पति का घर नहीं छोड़ना चाहिए था और ना ही इधर रहने के लिए आना चाहिए था। जिस पिता की खातिर मैंने यह सब बर्दाश्त किया था वह भी जिंदा नहीं रह सके। माँ से तो वैसे भी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी।
उन्होंने मुझे घर से निकालने की कोशिश की तो मैं अपने पिता की जायदाद से हिस्सा मांगने की बात कर दी, जिससे मेरी माँ पूरी तरह से डर गई थी। तब जाकर उनकी जुबान बंद हुई थी। मुझे पढ़ाई तक पूरी नहीं करने दी थी। अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो कोई जॉब कर लेती। अपने बच्चों के सो जाने के बाद मैं नौकरी करने के लिए घर से निकल जाया करती थी। इस तरह से मैं बहुत सारे धक्के खाई, तब जाकर मुझे नौकरी मिली थी। मुझे एक बड़ी कंपनी में साफ सफाई करने की नौकरी मिल गई थी। मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल सकती थी अगर मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी होती थी। वहाँ पर नौकरी करते हुए मुझे 3 महीने गुजर चुके थे। मैं अपने बच्चों को माँ के हवाले करके आ जाती थी। माँ मेरे बच्चों का कोई ख़ास ध्यान तो नहीं रखती थी, लेकिन जब उनको पैसे का लालच हुआ तो वह मेरे बच्चों का ख्याल रखने लगी थी। मैंने अभी तक कंपनी के मालिक को नहीं देखा था। एक दिन जब मैं मालिक की ऑफिस में सफाई करने गई तो यह देखकर हैरान रह गई कि कंपनी का मालिक और कोई नहीं बल्कि रितेश था। मैं ऑफिस में रितेश की लगी हुई तस्वीर को देखा था। मुझे लगा कि शायद यह तस्वीर किसी ने ऐसी ही लगा दिया होगा, लेकिन मुझे वहाँ के लोगों से पता चला कि यही तो इस कंपनी के मालिक हैं। अब मुझे रितेश से मिलने की बहुत चाहत होने लगी थी, क्योंकि मैंने उसे 3 साल बाद फ़ोटो में देखा था। जैसे ही रितेश आया तो मैं उसके सामने अपनी आंखों में आंसू लेकर खड़ी हुई थी। फिर उसने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और मुझसे पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मैंने उसे बताया कि मैं तुम्हारे ऑफिस में 3 महीने से काम कर रही हूँ। रितेश ने कहा कि लेकिन तुम यहाँ पर काम क्यों कर रही हो, तुम्हारी तो शादी हो गई थी। मैंने उसको अपनी सारी कहानी बता दी। शादी के बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ था, यह सब सुनकर रितेश की आंखों में आंसू आ गए। वह मुझसे कहने लगा कि मैं पिछले 3 महीने से काम के सिलसिले में शहर से गया हुआ था। अगर मुझे पता होता कि तुम मेरे ऑफिस में नौकरानी का काम कर रही हो, मैं तुम्हें यह काम नहीं करने देता। हमने तो वादा किया था कि हम एक दूसरे से मुश्किल वक्त में साथ देंगे। मेरे पिता का सपना था कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं। तुम्हारी शादी के बाद मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद मैंने अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करके नौकरी की तलाश के लिए पढ़ाई तो पूरी हो चुकी थी। फिर उसके बाद मेरे मामा ने मेरा बहुत साथ दिया था और आज देखो मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया हूँ। मुझे तुम्हारी याद हमेशा आती थी, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि तुम मुझे इस तरह से मिलोगी। अब जब तुम्हारे पति ने तुम्हें तलाक दे दी है तो और मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, क्यों ना हम दोनों शादी कर लें, अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत करें। और कुछ ही दिनों में हम दोनों ने शादी कर लिए और मैं रितेश और अपने दोनों बच्चों के साथ बहुत खुश रहती हूँ और देखते ही देखते एक बहुत बड़ी कंपनी की मालकिन बन चुकी हूँ और अपने परिवार में बहुत खुश हूँ। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कहानी को लाइक कीजिए। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी तरह की और भी मनमोहक, मनोरंजन, सुविचार की कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरह से और एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।